गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विधि के विद्यार्थियों का ई लेक्चर में पुनः स्वागत है। जैसा कि यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं ताकि कुछ विद्यार्थियों को, विधि के सभी विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो है सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी। सीपीसी एलएलबी में थर्ड ईयर का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, विधि के विद्यार्थी को वैसे अपना जो भी सिलेबस है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट रूप से तैयार करना चाहिए। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरह से आ सकते हैं। लेकिन अभी जैसे कोरोना काल में 2 घंटे का पेपर है, 10 में से शायद 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों कीजिए जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। लेकिन हमें सिलेबस को अच्छी तरह से देख के जाना है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों की जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, संभावना है ना। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वह है डिग्री क्या है। डिग्री को परिभाषित कीजिए। प्रारंभिक व अंतिम डिग्री में क्या अंतर है। तो यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीपीसी में आने की इसकी संभावना है। तो डिग्री क्या है। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 3 में डिग्री क्या होती है, प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री में क्या अंतर है, इन सबको अच्छी तरह से बताया गया है। यानी स्पष्टीकरण में इसको स्पष्ट किया गया है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि रियल में डिग्री होती क्या है। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा। जैसे सीआरपीसी में जो निर्णय होता है, जो डिसीजन होता है, उसको हम सीपीसी में डिग्री के नाम से जानते हैं। अब जैसा बताया गया है कि सीआरपीसी की धारा 2(1) में डिग्री को परिभाषित किया गया है और धारा 3 में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। डिग्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारंभिक अभिव्यक्ति यानी फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो जहाँ तक कि वह उससे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित पक्षकार से संबंधित होती है, जो विवादगर विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को निश्चयात्मक रूप से बताती है। देखिए, सिंपल सी डिग्री क्या है। जब कोई मामला आता है जब कोई मामला सिविल कोर्ट में आता है तो सिविल कोर्ट में पक्षकारों की सुनवाई के बाद और जो विवाद का जो विषय बिंदु है या विषय है उसको विनिश्चय करने के बाद, पक्षकारों को सुनने के बाद प्रारंभिक या अंतिम रूप से जो निर्णय दिया जाता है उसको हम डिग्री कहते हैं। सिंपल सी, ठीक है ना। क्योंकि डिग्री का निर्धारण कब होता है, विवादग्रस्त विषयों के सुनने के पश्चात ही इसका निर्धारण होता है। फिर बताया गया है कि डिग्री प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है, ठीक है ना। डिग्री के अंतर्गत क्या आएगा ये भी बताया गया है। न तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, यानी डिग्री के बाद उसकी अपील नहीं होनी चाहिए, तभी वो एक अंतिम डिग्री का रूप ले पाएगी। दूसरा, व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ये भी दो चीज़ें होनी चाहिए, इसकी अपील नहीं होनी चाहिए और डिग्री को खारिज करने वाला ऐसा कोई आदेश नहीं आना चाहिए, तभी वो डिग्री अंतिम डिग्री कहलाएगी। अब डिग्री तब प्रारंभिक होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने से पहले आगे वो कार्रवाई की जानी है। अंतिम कब होगी, जब न्याय निर्णय को पूर्ण रूप से निपटा दिया गया है। प्रारंभिक डिग्री प्रारंभिक स्टेज पर होगी, अंतिम डिग्री अंतिम स्टेज पर होगी जब मामले को पूर्ण रूप से निपटा दिया जाता है। आज्ञप्ति या डिग्री शब्द की परिभाषा के अंतर्गत धारा 47 के अंतर्गत किसी प्रश्न का निर्धारण सम्मिलित नहीं है जिससे संबंधित डिग्रियों का निष्पादन हो सके। उपयुक्त परिभाषा के विश्लेषण के आधार पर हम ये देखते हैं कि डिग्री में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। अभी तक हमने डिग्री क्या है, डिग्री प्रारंभिक और अंतिम होती है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि डिग्री में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं।
फैसले की औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। प्रारूप की सभी अपेक्षा को अनुपालन करना आवश्यक होना चाहिए। जैसे डिक्री के अंतर्गत कोई भी फैसला है उसकी औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उन अनुतोषों में से किसी को मंजूर करना या इनकार करना जिनका वाद पत्र में दावा किया गया है जो औपचारिक घोषणा के अंतर्गत आता है, ये हमें इसके अंतर्गत देखना है। देखिए, डिक्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रारंभिक भी हो सकती है, अंतिम भी हो सकती है। डिक्री में फॉर्मल एक्सप्रेशंस होना जरूरी है। फिर फैसले किसी मुकदमे में दिया जाना चाहिए। डिक्री के अंतर्गत फैसला जो होना चाहिए किसी मुकदमे के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। तीसरा, इसके द्वारा मुकदमे में विवादग्रस्त विषय वस्तु में से किसी एक या सभी के संबंध पक्षकारों का अधिकार का निर्धारण आवश्यक किया जाना चाहिए। यानी जो विवाद का बिंदु है उसको विनिश्चयात्मक किया जाना चाहिए और जो विनिश्चय किया गया है वो दोनों पक्षकारों में से एक के पक्ष में किया जाना जरूरी है। और जो उसमें वाद हेतु उत्पन्न होता है वो क्या है? विवादग्रस्त संपत्ति। सिविल का मैटर है, सिविल में विवादित बिंदु का जो निर्धारण है वह आवश्यक करना पड़ता है, तभी डिक्री का निर्धारण या निश्चयात्मक हो सकता है। पक्षकार व अधिकार के बारे में सब बताया गया है। पक्षकार को इसमें क्या क्या अधिकार है, वादी के क्या अधिकार है, प्रतिवादी के क्या अधिकार। देखिए, सिविल का मामला जो होता है वो सिविल कोर्ट्स में जाता है। इसमें दो पक्षकार होते हैं, वादी और प्रतिवादी। सिविल मामलों में जुर्माना, अनुतोष, इसका बेनिफिट मिलता है। जब भी सिविल न्यायालय में कोई मुकदमा जाता है तो हम देखते हैं सिविल न्यायालय में मुकदमा बहुत लंबा चलता है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है बहुत ही पेचीदगी प्रक्रिया, बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। जबकि क्रिमिनल मामला फास्ट गति से या त्वरित गति से निपटाया जाता है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का इसमें ध्यान रखना कि सिविल मामलों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर ऐसा निर्धारण निश्चयात्मक स्वरूप का होना चाहिए। डिक्री के अंतर्गत ऐसा मामला निश्चयात्मक स्वरूप का होना चाहिए। ये थोड़ा हमें ध्यान रखना। कोई भी मामला डिक्री कब कहलाएगा? प्रारंभिक स्टेज पर और अंतिम स्टेज पर। तो ये हमें थोड़ा सा इस डिक्री के मामले में ध्यान रखना है। धारा 2 क्लॉज 2 में इसको बताया गया है और धारा 3 में इसका स्पष्टीकरण किया गया है। तो ये था आज हमारा चैप्टर, डिक्री क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या है, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री में अंतर क्या है। ये एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है। चलो, थैंक यू ऑल।